हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल में आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में TIR के बारे में पढ़ लिया था। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका, फर्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, अभी ऑप्टिकल फाइबर बहुत जगह चल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन और बहुत जगह। तो ये क्या, ये है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका इनिशियल सेटअप बहुत ही कॉस्टली होता है। थ्रू ए लिटिल कॉस्टली फॉर द इनिशियल सेटअप, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज अनडाउटेबल द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बाय यूजिंग EM वेव। तो EM वेव का यूज करके, लाइक लाइट वेव का यूज करके हम ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए हमारा 4G 5G जो अभी आ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक फाइबर है, इस तरह से वो होता है। इसके अंदर एक कोर होता है, एक होता है कोर, सेंटर में एक कोर होता है और इसके सराउंडिंग में और एक लेयर होता है, उसके ऊपर और एक लेयर होता है। ओके, इस तरह ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। ओके, अब ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से बनता है। सो ऑप्टिकल फाइबर इज कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली थिन ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल कोर। ओके, इट इज, ये बहुत ही छोटा होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ थिन, इट इज एन एक्सट्रीमली थिन। ये कैसे होता है? एक्सट्रीमली थिन। थिन होता है, कितना थिन होता है? ये ह्यूमन हेयर, थोड़ा सा ह्यूमन हेयर से थिक होता है बस। तो ये एक्सट्रीमली थिन होता है। देन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है। और कैसे होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है। सो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसके सेंटर वाला पार्ट, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ये वाला, इसको कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है? कोर। ये ट्रांसपेरेंट होता है, सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोर। और कोर के सराउंडिंग, ये कोर जो होता है वो होता है डेंसर मीडियम। ओके, इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में
ये देखो, जो मटेरियल है इसको कहा जाता है क्लैडिंग। इसको क्या कहा जाता है? क्लैडिंग। सो कोर सराउंडेड बाय, कोर सराउंडेड बाय core surrounded by rarer medium तो ये क्लैडिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग। तो कोर को और एक कवरिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। ये रेयर मीडियम से बनता है। कोर डेंसर होता है और क्लैडिंग क्या होता है? क्लैडिंग होता है हमारा रेयर मीडियम से बनता है। ये रेयर मीडियम से बनता है, ठीक है। देन इसके इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को एक बफर एंड जैकेट होता है। इसके ऊपर क्या होता है? बफर एंड जैकेट, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो है, ये है बफर एंड जैकेट। तो इसके ऊपर क्या होता है? वन मोर कोटिंग, होल सेटअप दिस सिस्टम। इस सिस्टम को क्या किया जाता है? कोटेड विथ बफर एंड जैकेट। तो इसके ऊपर और एक कोटिंग होता है जिसे बफर और जैकेट कहा जाता है। ये किसके लिए होता है? फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ओके। इतना करके भी, इतने कोटिंग करके भी इसका लेंथ कितना होता है? नियर अबाउट, कितना थिक हो सकता है ये? नियर अबाउट हाफ mm इतना थिक हो सकता है। कितना? हाफ mm मैक्सिमम, ठीक है। सो मैक्सिमम हाफ mm तक जाता है, मोस्टली हाफ mm से कम ही होता है, हाफ mm से कम ही होता है। तो ऐसा ये एक फाइबर, ऐसे बहुत सारे फाइबर एक साथ पैक किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइबर एक साथ पैक किए जाते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर बनता है, तो ऑप्टिकल फाइबर बनता है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर अगर हमने ले लिया तो इसमें ट्रैवल कैसे करता है रे, ठीक है। तो ये हमारा कोर है, उसके सराउंडिंग में क्लैडिंग रहेगा, उसके सराउंडिंग में क्या रहेगा? क्लैडिंग रहेगा। एंड देन ये पूरा कोर वाला सब, ये कोर, उसके सराउंडिंग में रहेगा क्लैडिंग, उसके सराउंडिंग में रहेगा क्लैडिंग, ठीक है। अब अगर रे ट्रैवल करता है इसके अंदर से, ठीक है, तो देखो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है? व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। पहला केस था डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, और दूसरा अगर एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल है तो रे क्या होगी? वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक करेगी या रिफ्लेक्ट होगी, दैट इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर में से रे जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर में से रे जा रहा है, वो इंसिडेंट होगा एक सर्टेन एंगल पे। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या होगा? रे वापस इंसिडेंट होगी अंदर। वापस इंसिडेंट होने पे ये भी अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो नेक्स्ट रे वापस जनरेट होगी, ये रे वापस यहां पे इंसिडेंट होगी, देन और ये रिफ्लेक्ट होती जाएगी। इस तरह से ये रे चलेगी, इस तरह से ये रे चलेगी। क्या हो रहा है? लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर, क्योंकि ये कोर है। कोर क्या है हमारा? कोर है हमारा डेंसर मीडियम, और ये ऊपर वाला उसके क्लैडिंग है। क्लैडिंग हमारा रेयरर मीडियम है। ये क्या है? रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। तो लाइट जब कोर से क्लैडिंग की तरफ जाती है, ये इंसिडेंट होगी एक पॉइंट पे। इफ दिस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट बाउंस बैक करेगी उसी मीडियम में। दिस फेनोमेनन इज नोन एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, यहाँ इंसिडेंट होगी, यहाँ भी एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो हर बार ये रिफ्लेक्ट होते होते आगे बढ़ेगा। ये क्या होगा?
आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम, मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होते हैं, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस केस में होते हैं और रे आगे आगे जाती है। तो ऐसे करते हम सिग्नल को सेवरल किलोमीटर तक भेज सकते हैं। सो ज्यादा, जब ये इसमें से सिग्नल ज्यादा दूर जाता है, बहुत दूर भी जाता है, तो इसमें से लॉस नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम वायर से भेजते हैं तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, थोड़ा डिक्रीज होता है, उससे भी कई कम लॉस इस सिग्नल का होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की वो प्रॉपर्टी कि ज्यादा लॉस ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल का नहीं होता है। तो इसमें होता है लो लॉस, लो लॉस ऑफ सिग्नल। और इसमें से जो हम सिग्नल भेज रहे हैं, इसमें से जो हम सिग्नल भेज रहे हैं उसका स्पीड कितना होता है, क्योंकि अगर लाइट होता है ना, जनरली लाइट हम इससे भेजते हैं, तो नियर अबाउट 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एक सेकेंड में अगर ये ग्लास से बना है तो इतना किलोमीटर एक सेकेंड में सिग्नल ट्रैवल करता है। ठीक है, इसीलिए इस एडवांटेज की वजह से इसे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है। तो अब इसके कम्युनिकेशन के लिए इसके एडवांटेज क्या है, एक एक हम देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है ब्रॉड बैंडविड्थ, ब्रॉड बैंडविड्थ मींस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल, बहुत बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी की बहुत बड़ी रेंज हम इसमें से भेज सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज, बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज हम इससे भेज सकते हैं। कितनी बड़ी, सो अगर हम इसमें से टीवी चैनल भेज रहे हैं, टीवी चैनल का सिग्नल भेज रहे हैं या टीवी सिग्नल भेज रहे हैं, सो हम इसमें से 90,000 चैनल का सिग्नल भेज सकते हैं। कितने चैनल्स का सिग्नल, अगर टीवी का सिग्नल हम भेज रहे हैं, टीवी सिग्नल, तो कितने चैनल का सिग्नल भेज सकते हैं हम, 90,000 चैनल का सिग्नल हम इंडिपेंडेंटली इसमें से भेज सकते हैं। तो इतना बड़ा इसमें रेंज हम या फ्रीक्वेंसी रेंज हम फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, लो एटीन्यूएशन, लो एटीन्यूएशन, लो एटीन्यूएशन मीन्स इसमें से जो लॉस होता है, लॉस ड्यू टू ज्यादा दूर चलने से सिग्नल वीक होता जाता है, उसे कहते हैं एटीन्यूएशन लॉस। सो इसमें से जो एटीन्यूएशन होता है वो बहुत ही लो होता है, नियर अबाउट 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर, एक किलोमीटर में से 0.2 डेसिबल इतना ही लॉस इसमें होता है। तो बहुत दूर तक हमने अगर सिग्नल भेजा फिर भी सिग्नल का स्ट्रेंथ ज्यादा कम नहीं होता, सिग्नल का स्ट्रेंथ ज्यादा कम नहीं होता। देन थर्ड इसका एडवांटेजेस है हमारा, थर्ड, it is immune to EM interference. Okay, immune to EM interference. तो ये इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव है, जो भी वायर है वो इंसुलेटर से बनता है या ग्लास से बनता है या फिर जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उससे बनता है, तो ये जनरली कंडक्टर नहीं होते, ये कंडक्टर नहीं होते। तो ईएम वेव अगर इस पे इंसिडेंट करता है तो ईएम वेव सिग्नल का कोई इफेक्ट इस पे नहीं होता। सो इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल, तो ये कंडक्टिव नहीं है इलेक्ट्रिकली, तो ईएम वेव इस पे इफेक्ट नहीं करता है। डी पॉइंट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, अभी हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। सो ग्राउंड लूप, सो लाइटनिंग की वजह से कुछ हो जाए या ग्राउंड लूप की वजह से कुछ हो जाए, ग्राउंड से कहीं कनेक्शन हो जाए या फिर लाइटनिंग की वजह से इस पे इफेक्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो नो इफेक्ट ऑफ ग्राउंड लूप और लाइटनिंग
तो इसके इफेक्ट नहीं होते। देन थेफ्ट प्रिवेंशन, थेफ्ट प्रिवेंशन, अब इसमें कोई कॉस्टली मटेरियल तो यूज नहीं होता, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसे कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल इसमें यूज नहीं होता, कॉपर यूज नहीं होता, कॉपर नॉट यूज। तो कोई चुराया भी नहीं सकता इसको, चुरा के करेगा भी क्या, क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल तो यूज नहीं किया गया है, तो इसको चुरा के भी कुछ नहीं होता। तो ये थेफ्ट प्रिवेंशन, कोई चुरा नहीं सकता इसको, चुरा के भी फायदा नहीं है इसका। देन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इसमें इंटरनल डैमेज जनरली नहीं होता। इंटरनल डैमेज हो गया तो केबल जनरली खराब हो जाता है, क्योंकि लाइट सिग्नल है, इसमें से सिग्नल लाइट जैसा पास करता है, तो लाइट को चुरा के करेगा कोई, सिग्नल को चुरा के करेगा क्या। तो जनरली केबल को हम डैमेज नहीं कर सकते। तो अगर डैमेज नहीं कर सकते तो सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो भी जा रही है वो बहुत सिक्योर है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के क्या है एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशन। तो एडवांटेजेस है, कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज किया जाता है, तो इतने सारे इसके एडवांटेजेस है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन है प्रिज्म बाइनोक्यूलर, प्रिज्म बाइनोक्यूलर। देखो प्रिज्म बाइनोक्यूलर, अब देखो हमारी दो आंखों के बीच की दूरी, हमारी दो आंखों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है, ये बदलती नहीं है, ये बदलती नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बाइनोक्यूलर यूज करें दो सिलेंडर वाला, दो सिलेंडर वाला, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, दो सिलेंडर हमें किस जगह पे रखना पड़ता है, हमारी दो आंखें हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमें दो सिलेंडर को रखना पड़ता है। तो ऐसे अगर हम दो सिलेंडर को रखेंगे, यहां से हम देख रहे हैं, तो इनमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दो आंखों के बीच में डिस्टेंस है उतना ही। तो अब उसकी वजह से जो हमारा, हम एक लिमिटेड सेक्शन तक देख सकते हैं, हम लिमिटेड सेक्शन तक ही बाइनोक्यूलर से देख सकते हैं, बहुत बड़ा व्यू या ब्रॉडर व्यू हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, सो बाइनोक्यूलर यूज ओनली टू सिलेंडर हैव लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। तो इसमें लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू होता है। सो इससे ज्यादा अगर हमें देखना है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर और नीचे लेंस। तो अगर हमें फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, अगर हम फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है तो इसमें मॉडिफाइड किया गया, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज किया गया। उसके लिए हमने क्या किया, राइट एंगल ग्लास प्रिज्म का यूज किया। किसका यूज किया, राइट एंगल ग्लास प्रिज्म। और बाइनोक्यूलर का जो फील्ड ऑफ व्यू है, जो हम देख रहे हैं जो चीज है, वो ज्यादा देख सके, इसलिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। अब क्या मॉडिफिकेशन किया गया इसमें, तो हमने क्या किया मॉडिफिकेशन के लिए, तो इस तरह से बाइनोक्यूलर बनाए हमने। सो बाइनोक्यूलर को इस तरह से हमने बनाया। ठीक है, इस तरह से कुछ हमने बाइनोक्यूलर को बना दिया। अब देखो, अब हम ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि
दो सिलेंडर या दो बाइनोक्यूलर के सिलेंडर के बीच का डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ दो आंखों के बीच का डिस्टेंस सेम है। अब इसके लिए हमने क्या किया, दो राइट एंगल प्रिज्म का यूज किया। दो राइट एंगल प्रिज्म, एक प्रिज्म को इस तरह से रखा यहाँ पे, और दूसरे प्रिज्म को हमने इसके यहाँ इस तरह से अरेंज कर दिया। ऐसे हमने दो प्रिज्म को अरेंज किया, ये एक प्रिज्म और यहाँ एक दूसरा प्रिज्म। अब क्या हो रहा है, जब भी रे आ रही है इसमें से, जब भी रे आएगी इसमें से, अब यहां से रे आएगी, हम देख रहे हैं वो प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, प्रिज्म पे इंसिडेंट हो गई, देन यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, दूसरे प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, दूसरे प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड देन ये रे हमारी आंखों में चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी वही फेनोमेनन होगा कि यहाँ से रे आएगी, प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, प्रिज्म को ऐसा एडजस्ट किया गया है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे गिरेगी, देन यहां से वापस रे आएगी, इस प्रिज्म पे गिरेगी, इस प्रिज्म पे गिरने के बाद यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से रे वापस हमारी आंखों में चली जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया गया है। तो जी यहाँ से रे आएगी, वो यहाँ इंसिडेंट होगी, ये एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वापस यहाँ पे गिरेगी, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसको इस तरह से लगाया जाता है कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होता है, नियर अबाउट इसके लिए 42, कितना होता है 42, और ये इंसिडेंट हो रही है नियर अबाउट 45 डिग्री पे, यहाँ भी 45, यहाँ पे 45, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और देन रे हमारी आंखों में जाती है। इसकी वजह से अब हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, मींस बाइनोक्यूलर से हम ज्यादा ब्रॉड रेंज वाला नजारा देख सकते हैं, ब्रॉड रेंज वाला नजारा देख सकते हैं। तो ये है बाइनोक्यूलर, प्रिज्म बाइनोक्यूलर। और एक एप्लीकेशन है इसमें, नेक्स्ट एप्लीकेशन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जनरली आपको पता है कि ये सबमरीन में यूज होता है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो समुद्र में सबमरीन जाते हैं, तो सरफेस पे कौन से जहाज है या कोई सरफेस पे क्या क्या है वो देखने के लिए हमें पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। पेरिस्कोप में भी हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज करते हैं, और इसमें भी सिमिलर फेनोमेनन बाइनोक्यूलर जैसा यूज किया जाता है। तो पेरिस्कोप हमें पता है किस तरह से होता है। अब पेरिस्कोप को हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, पेरिस्कोप किस तरह से होता है हमारा, ये जेड टाइप शेप का होता है। कैसे होता है ये, जेड टाइप शेप का। ओके, इस तरह से हमारा पेरिस्कोप होता है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम प्रिज्म लगाते हैं। इसमें भी हम क्या लगाते हैं, प्रिज्म लगाते हैं। यहां एक प्रिज्म लगेगा हमारा, ओके, यहां एक प्रिज्म लगेगा, इस तरह से एक प्रिज्म यहां लगेगा। दूसरा प्रिज्म हमारा यहां होगा, दूसरा प्रिज्म यहां पे होगा। ओके, उसको हम इस तरह से लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ वहां हो गया, लेकिन समझ लो। तो इस तरह से हम प्रिज्म लगाएंगे। अब क्या होगा, पेरिस्कोप में रे आएगा, पेरिस्कोप में क्या आएगा, रे यहां से आएगा, यहां से रे आ रहा है, इस पे इंसिडेंट होगा, अभी वापस प्रिज्म पे इंसिडेंट होगा। 42 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल है, उससे ज्यादा एंगल पे
45 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो टोटल रिफ्लेक्शन करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, यहाँ पे गिरेगा, वापस यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ से रे हमारा वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आंखों में चला जाएगा, और यहाँ से हम फिर जो भी सरफेस पे, जो भी वाटर सरफेस पे, जो भी वाटर के सरफेस पे शिप है या जो भी है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये समझ में आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पेरिस्कोप, बाइनोकुलर्स और ऑप्टिकल फाइबर ये इसके एप्लीकेशन है, ये क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम लेंस पे। हम किस पे आते हैं, लेंस पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेंस। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेस। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टडी करते हैं लेंस। क्या होता है लेंस? अगर दो स्फीयर जिसका रेडियस r1 है एंड r2 है, इसका रेडियस क्या है, r1 है और r2 है, ऐसे दो स्फीयर को हम, ग्लास स्फीयर को एडजस्ट करते हैं, so commonly used lens can be visualized by consisting a intersection of two sphere। तो दो स्फीयर हम कंसिडर करते हैं, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, और दूसरा एक स्फीयर लेते हैं, और दूसरा एक स्फीयर लेते हैं, ये r2 जिसका रेडियस है। ऐसे दो स्फीयर को हम इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारे है ग्लास के स्फीयर। अगर हम इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें ये कनेक्टेड वाला पोर्शन मिलता है, हमें ये दोनों का कनेक्टेड वाला पोर्शन मिलता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करके जो हमें लेंस मिलता है दैट इज नोन एज अ कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। Commonly used lenses can be visualized by consisting two intersection of sphere of radius r1 and radius r2 और वन ऑफ द स्फीयर एंड प्लेन सरफेस। एक तो हम दो स्फीयर को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर हम कंसिडर करते हैं कि एक प्लेन सरफेस एंड एक स्फीयर का पार्ट, ऐसे हम लेंस को विजुलाइज कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? अ लेंस इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ it is thicker in the middle and narrower towards the periphery। तो अगर ये सेंटर में थिक है, और एंड में थिनर है, एंड में थिन है, या इसके पेरीफेरी पे ये नैरोअर है, then this lens is known as a convex lens। so मिडल में क्या होगा, thicker at मिडल। ओके, मिडल में ये क्या रहेगा, थिकर रहेगा। मिडल में ये थिकर रहेगा एंड थिनर कहां पे, पेरिफेरी। एट पेरिफेरी इट्स थिन। दिस सच काइंड ऑफ लेंस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स लेंस। Such type of lens is known as a convex lens। अब आते हैं दूसरे लेंस पे। सेम, a lens is concave if it is thicker at periphery and narrower at towards the center। मीन्स अब हम दो स्फीयर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, मीन्स दो स्फीयर के पार्ट हम इस तरह से लेंगे, दोनों को थोड़ा दूर दूर रखेंगे, एंड देन उसमें से ये वाला पोर्शन कट कर लेंगे। इस तरह से हम लेंस बनाएंगे, ये हमारा लेंस बनेगा। अब देखो ये मिडल में
थिनर है और पेरीफेरी पे थिकर है। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस किसे कहा जाता है? ये थिकर होता है एट पेरीफेरी, थिकर एट पेरीफेरी, थिकर एट पेरीफेरी एंड थिनर एट, कहा होगा ये? मिडल में। मिडल में ये क्या होगा? सॉरी, मिडल में ये क्या होगा? थिनर होगा। तो ऐसे लेंस को हम कहा जाता है कॉनकेव लेंस। ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से ये लेंस होते हैं। अब इसको दो रेडियस होते हैं, दोनों लेंस को दो रेडियस हो गए, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। ये सरफेस अगर 1 लेंगे, ये सरफेस 2 लेंगे, इसमें भी ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, तो ये होगा रेडियस R1 और ये होगा रेडियस R2। सिमिलरली इसके लिए रेडियस होगा R1 और ये होगा रेडियस R2। तो इसको दो रेडियस होंगे, दो सरफेस को, दोनों लेंस के लिए। इसके दो फोकस पॉइंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। इसको भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं, जैसे हमने मिरर के लिए यूज किए थे। ओके, रे हमेशा कहाँ से आएगी? लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। देन इसका जो सेंटर होगा उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हम ओरिजिन पे रखेंगे, ओरिजिन पे रखेंगे। देन ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाले डिस्टेंस सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। लेफ्ट वाले डिस्टेंस सारे निगेटिव। ऊपर वाले डिस्टेंस सारे पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले डिस्टेंस सारे निगेटिव होंगे। ये हमने स्टडी किया था। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन वाला सिस्टम लेंस के लिए भी यूज होता है, जैसे हमने मिरर के लिए यूज किया था, सेम लेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया लेंस का इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया? लेंस का इंट्रोडक्शन। मेन ये दो लेंस है। अब इसके टाइप जो है, इसके टाइप बहुत ज्यादा है, तो उस टाइप को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। लेंस के टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।